और आज की इस सभा के आयोजनकर्ता और अतिथिगण और हमारे मुख्य अतिथि और हमारे परम मित्र एडीजे साहब श्री मनीष कुमार जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष, उनके मेंबर और सभी यहाँ उपलब्ध मातृशक्ति और जो भी यहाँ पर मीडिया या इस प्रांगण में आज जो भी उपलब्ध हैं या हाजिर हैं, मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। आज एडीसी साहब ने मुझ पर बड़ी उपकार किया है कि एक बहुत ही अच्छे, प्लीज़ अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा मैंने इस अलग तरह की पढ़ाई पढ़ी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो मैं आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका 69वां परिनिर्वाण दिवस है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुराने हमारे जितने भी भारत के संत महात्मा महापुरुष ने जो भी हमें मार्गदर्शन किया है उनको नमन करते हुए, तथागत सोशल साइंटिस्ट भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और असलियत में आज जो हमारे बाबा साहब हैं उनके भी जो जन्मदाता थे, जन्मदात्री थी, सब उनको नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहूँगा कि जो बहुत ज़रूरी हैं, कि जिन पर बहुत मिथ भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सोशल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल और कोशिश करूँगा कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे प्रोटोकॉल में है, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन रेंज ऑफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बट देयर आर सम बाउंड्रीज दैट आई कैन नॉट टच द पॉलिटिकल। बट इतना ज़रूरी है कि जो मेरा आर्टिकल 19A कहता है उसके तहत मैं जितना बोल सकता हूँ बोलूँगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मौके पर अगर कोई बात ऐसी लगे आपको कि जो कानून के दायरे में ना हो तो ज़रूर मुझे बता दीजिए, ताकि मैं 100% सुधार भी करूँगा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश जहाँ होती है वहाँ पर बंधत्व, वहाँ पर रिलेशन बढ़ता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि आज और जो ये आज ओकेजन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। तो हम जन्म जब लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि 2 पहिए की गाड़ी हो जाती है और उसके बीच में एक चेन हो जाती है, जिसको मैं आज कोशिश करूंगा कि सामाजिक दायरे में रखते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। अगर मुझे आप टाइम देंगे तो मैं एक मोटिवेटर हूं, बिजनेस कोच हूं, मैं डॉक्टर ऑफ माइंड हूं, NLP कोच हूं एंड साइकोलॉजिस्ट हूं। तो मुझे बोलने के लिए कोई तकलीफ नहीं। आप मुझे 4 घंटे बोलेंगे तो मैं ऐसे ही बोलता जाऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कोशिश करूँगा कि आधे घंटे के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ मैं आज नया दे पाऊँ, और ये मेरा सौभाग्य होगा और मुझ पर बड़ा उपकार होगा हमारे मनीष साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो वो कौन कौन सी 2 चीज़ हैं कि जिसकी वजह से हम जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो सोशल लेवल में करना पड़े, चाहे पॉलिटिकल लेवल में करना पड़े, चाहे एजुकेशन लेवल में करना पड़े, चाहे राजनीतिक उसमें इकोनॉमिकल लेवल में करना पड़े, चाहे वो किसी और लेवल में करना पड़े। तो हमारे लिए जो भी एक दायरा है उसमें आता है सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ सेफ्टी। अब सेफ्टी मेरी खुद की हो सकती है, और सेफ्टी भी 3 तरह की है। ये मानसिक सेफ्टी हो सकती है, ये फाइनेंशियल सेफ्टी हो सकती है, ये फिजिकल सेफ्टी हो सकती है। आप लोग किस किस दायरे में काम करते हैं? जितने भी हमारे बैरिस्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, जज साहब हैं, लॉ है, जो हमारा संविधान है, वो भी इन क्षेत्रों में ही काम करेंगे। किसी भी तरीके का जो भी कानून है वो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इन्हीं क्षेत्रों में आकर के टिकता है। तो अब ये जो 2 चीज़ हैं, हम जो बता रहे थे कि 2 पहिए हैं, एक क्या है कि जीवन की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, मेरों की सुरक्षा। दूसरा क्या है, वो पैसे की सुरक्षा हो सकती है, शिक्षा की सुरक्षा हो सकती है, या जो भी दायरा है उसमें सुरक्षा हो सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मेरा स्वाभिमान। फॉर व्हाट वी आर हियर टू अवॉइड दिस नॉनसेंस अगेंस्ट द सेल्फ एस्टीम। जो मेरा स्वाभिमान है उसको कोई ठेस ना पहुंचाए, उसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। बाबा साहब ने क्या काम किया? बाबा साहब ने भी यही किया
कि जिन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि जिनका ना तो सुरक्षा थी, ना उनका कोई सामाजिक जीवन था, जैसे हमारी यहाँ पर आकर के कुछ बहनों ने कहा, तो वो नारी के तो मुक्तिदाता थे। लेकिन इस देश में ऐसा है कि मैं आपको सच बताता हूँ कि अगर हम सच में कहें कि हमारी महिलाओं को हम आगे लाना चाहें, उनको बताएं कि बाबा साहब ने ये किया है, तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ी लिखी हमारी महिलाएं हैं, वो समझती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस देश में कि हम लोग बेशक कह दें कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिला हैं, वो ज़्यादा अपने आप को मोर रेस्पॉन्सिबल समझते हुए, अच्छा मैनेजर समझते हुए, शायद वो अपनी ड्यूटी परिवार के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, उनके प्रति कुछ थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो मैं उसमें भी गलत नहीं समझता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम जब भी टाइम मिले घर में पढ़ जरूर लें बाबा साहब को। हमारे अभी साथी जो सचिव महोदय थे भारद्वाज जी, वो बता रहे थे कि एनीलिंग ऑफ कास्ट जो है, जो जाति के बारे में बात हुई, तो जाति विहीन कैसा समाज होना चाहिए, तो बाबा साहब ने और बाबा साहब के साथ में मिलकर के एक मंडल आयोग था, पहले मंडल एसोसिएशन थी वो, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इसके बारे में आप कुछ बोलें। तो वो उसके बारे में बोलने के लिए यही था जो आज हम देख रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं एक शेर में आज की स्थिति थोड़ी सी बयां कर दूं, आप अगर कहें तो। क्योंकि शेर में क्या होता है कि थोड़ा सा वो जल्दी कवर कर लेता, तेज दौड़ता ना शेर। तो मैं आज ये कहूँगा कि आज कुछ भी हो, लेकिन हम आतंकवाद के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर वार चल रहा है, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि इस देश के हुक्मरान, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता, इस देश के पैसे वाले लोग, इस देश के जो एजुकेशनिस्ट हैं, भाई ये काम आतंकवाद के प्रति भी कर लीजिए। क्योंकि आतंकवाद जो है वो आपको फिजिकल तौर पर हर्ट करता है। कोई आतंकवादी आपको चाकू मार के चला गया, वो तो फिजिकल तौर पर हुआ ना, उसका इलाज संभव है। लेकिन जो जातंकवाद है, ये जिसकी भी देन हो, अपने स्वार्थ के लिए जिसकी देन है, वो पूरा सीधा आपके दिमाग पर वार करता है, जिसका इलाज बहुत जल्दी से संभव नहीं है। तो इट इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, पूरे भारत में, ये पूरा भारत हमारा देश है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब से संविधान लागू हुआ, इक्वलिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, सबको स्वतंत्रता मिल गई, भाई अब तो इसको पीछे छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये बात रखी। दूसरे बात करते हैं कि मैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा अपना काम किया है, मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह है। मैं रहने वाला ओरिजिनल जो है ग्रेटर नोएडा से हूँ, और ग्रेटर नोएडा में एक ज़मींदार का बेटा हूँ, जो अभी आपका इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये हमारी ज़मीन गई है, 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। उसके बावजूद मैं फरीदाबाद में रहता हूँ पिछले 30-35 साल से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं आईडीएस ऑफिसर हूँ 97 बैच का यूपीएससी से। और इसी बीच में मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पूरा जीवन, हमारे जज साहब जानते हैं, फरीदाबाद रहे हैं, मैं बाबा साहब के प्रति जितना कोशिश कर सकता था, उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए रास्ते पर, उनके विचारों के प्रभाव से मैंने पूरी कोशिश की है कि लगभग किसान मजदूर, मेरे यहाँ कोई जात बिरादर का चक्कर नहीं रहता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़कीर हूँ। मैं अपने आप को फ़कीर इसलिए कहता हूँ कि आप लोग एक बिस्कुट भी लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, आप लोग टैक्स देते हैं, मेरे घर का चूल्हा चलता है क्योंकि मुझे पगार जो मिलती है वो टैक्स के पैसे से मिलती है। तो मैं हमेशा अपने आप को फ़कीर कहता हूँ। इस पूरे देश का ऋण मेरे ऊपर है। मैं कहीं ऐसा कोशिश नहीं करता कि नहीं भाई ये तो ये ब्रादर, ये वो ब्रादर हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। तो कहने का मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये दुनिया जब से पैदा हुई, हम अपने भारत की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 4 जो ये पहिए हैं गाड़ी के, इनका शोषण 5 में ड्राइवर ने किया है। अब ये देखिए कि ड्राइवर कौन है। ड्राइवर मुश्किल से 1% है, और 99% जो लोग हैं वो पहिए के तौर पर हैं। अभी आपको सबको समझ आ जाएगा।
एक पहिया है सामाजिक क्षेत्र का पहिया। सामाजिक लोग लगे हुए हैं, समाज में तरक्की हो, सूचना जाए। अरे भैया, सूचना उचना से ज़्यादा सोचना शुरू करिए। इंटरनेशनल लेवल पर देखिए क्या चल रहा है, इकोनॉमिक का ग्राफ क्या चल रहा है, उसे देखिए। आपस की लड़ाई बंद करिए। तो सोशल लेवल का एक पहिया है, राजनीति का एक पहिया है, धर्म का, आध्यात्मिक का एक पहिया है, और एक पहिया एजुकेशन का है। ये चारों पहिए आपके 4 व्हीलर में हैं। और इसका ड्राइवर कौन है, कौन शोषण कर रहा है? इकोनॉमिकल लेवल। इस देश में आज की डेट में इकोनॉमी सबसे ज़्यादा किसके पास है? 1% भी बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। 8% लोग, 99% जो चारों पहिए हैं इनका शोषण हो रहा है। अपने आप को बचाइए। ये बिल्लियों की बाट में बंदर अपना फ़ायदा लेकर के आराम से बैठा है। मैं विदाउट हिचक कह सकता हूँ कि कोई सा भी ऐसा मुझे बता दो क्षेत्र, चाहे वो सोशल क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिकल क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशनल क्षेत्र हो, कि बिना पैसे के हो जाएगा? बिना पैसा के आपको शिक्षा नहीं मिल सकती अच्छी, बिना पैसा के आपको टिकट नहीं मिलेगा, बिना पैसा के आपको समाज में पैठ नहीं होगी, बिना पैसा के आप धर्म नहीं चला सकते। तो मेन मुद्दे पर क्यों नहीं आते आप लोग? जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग किसान मजदूर के बनकर रहे हैं। हम लोग छोड़ दें पीछे उन चीज़ों को जिन वजह से वैमनस्यता आती है, जिन वजह से एंगरनेस आता है, जिन वजह से हम अधीर्य होते आते हैं, जिस वजह से हमारी जो दिमाग है वो काम नहीं करता। हम उसके पीछे क्यों पड़े? आप लोग विद्वान आदमी हैं, आप लोग तो इस देश को चलाने के एक स्तंभ हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि मैंने अपनी लाइफ में 10,000 व्यापारी पैदा करने के लिए उनको कोशिश की है, उनका मेंटर हूं। और मेरी मिसेज भी मैंने इसी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट बनाई कि तुमको पता लगना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। क्योंकि इकोनॉमी आपके पास नहीं है, आपका शोषण होना तय है। अन्य तो मुझे बता दीजिए कि किसी उद्योगपति का शोषण किसी कोई करके बैठा हो? उद्योगपति तो यहाँ के राजनेता का भी शोषण कर सकता है, यहाँ के शिक्षक का भी शोषण कर सकता है, यहाँ के समाज का तो हो ही रहा है। अन्य तो जो भी एक मिनिमम वेज है, क्या मिल रही है हमारे बच्चों को? इसलिए नहीं मिल रही कि हमें फूट है, इसलिए नहीं मिल रही कि हम अपने हिस्से का अपने स्वार्थ के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज मुझे जो सर ने मेरे को टाइम दिया है, अगर आप कहते तो मैं थोड़ा सा वो शेर जो बोलने वाला था वो मैं कहूँ, वो सीधा जातंकवाद पर, हमारी बंधुता पर, हमारे रिलेशन पर। क्योंकि रिलेशन हैप्पीनेस का कारण है। हो सकता है आप पैसे वाले बन जाएं, यू मे गेट सो मैनी मनी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि आप खुश रह सकें। हो सकता है आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए, वेल्थ अच्छा हो जाए, लेकिन हैप्पीनेस कम्स थ्रू दी रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं रिलेशन के बारे में एक शेर बोलता हूँ, ये मेरा ही अपना शेर है बनाया हुआ। मैं जामिया से पढ़ा हूँ, इसलिए कुछ शेर वहाँ से उठा लाया था, बनाने सीख लिए। तो उसका शेर का मतलब है, आप खुद से देखिएगा और एसेस योर सेल्फ ऑल्सो कि व्हाट यू आर हियर राइट नाउ और नॉट। ईमानदारी से देख लीजिए, अगर सही लगे आपको तो उसे जरूर याद कर लीजिए, लेके जाइए। मैंने कई मर्तबा ये तजुर्बा किया है, मैंने कई मर्तबा, प्लीज़ 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 थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना करें। वो मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराएगी, कोई आके अपनी कहानी करे, हम अपनी करें। मैंने कई मर्तबा ये तजुर्बा किया है, मैंने कई मर्तबा ये तजुर्बा किया है कि मेरे खुद से ही ताल्लुका ठीक नहीं है। मेरे खुद से ही ताल्लुका ठीक नहीं है। मैं कहता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ, चलता कहीं और हूँ और जाता कहीं और हूँ। ये मेरा शेर है। ईमानदारी से देखिए कि हम ऐसे नहीं है क्या? गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, और बीच में रुक गए तो सरस्वती आ जाएगी। मान ले ना माने मत मानो, ऐसा मत करिए। यू आर द एजुकेटेड पर्सन, यू आर द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द हैविंग पावर। आप गरीब आदमी को चाहें तो ऐसी आप ताकत दे सकते हैं। आप लोग प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमें पता है आप लोगों की पावर, हमें पता है जुडिशरी की पावर। मैं भी थोड़े दिन के लिए स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहा था। आप लोगों के पास बहुत पावर है, लेकिन क्या ईमानदारी से ये है क्या
कि मैं गंगा जाऊं तो गंगा दास से, जमुना गाऊं तो जमुना दास से, तो मत करिए। ये आपका कॉन्शस ही, आपका सब कुछ जमीर ही आप हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद मैं भी आज यहाँ पर नहीं बोल रहा होता, मुझे अधिकार नहीं होता बोलने के लिए बिल्कुल भी। ये इसलिए नहीं कि मैं भारतीय नहीं हूँ, ये इसलिए कि यहाँ की व्यवस्था इस तरह की थी। उस रिदम को तोड़िए, बच्चों को फ्री करिए। आज हमारा बच्चा, हमने बाउंड्री लगा दी, मेरा बच्चा दलित बस्ती के लोगों के साथ नहीं खेलेगा। अरे वो देखिए, आज से करीबन 50, 60, 100 साल पहले हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे देखिए किसान और मजदूर का बच्चा इकट्ठा खेलता था, कबड्डी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई कमजोर रहता था। आज मेरा बच्चा मेरी बाउंड्री में वो कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि मैं नहीं वहाँ मत जा, मलिन बस्ती में मत जा, खेतों में मत जा। अरे भैया, इस बाउंड्री को ख़त्म करिए, आने दीजिए बच्चों को, उनको भी प्यार दीजिए, उनके हक का प्यार तो दे ही सकते हो अगर पैसा नहीं दे सकते। दूसरा शेर मेरा ये है कि किसी को नीचा मत दिखाएं प्लीज़। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द करेक्टर ऑफ देम सेल्फ, इट इज़ रिफ्लेक्ट आवर सेल्फ। हमारा चरित्र दिखता है वहाँ। हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो पब्लिक देख रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बादशाह हो गए। पब्लिक को पता लग गया कि ही द इम्पेशेंस, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और है भी तो बिल्कुल समझ नहीं है। तो उसके लिए क्या है, एक शेर है, ये है उनका सवान आजमी जी का घर वाले का क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब का है। तो उन्होंने कहा था कि गलत बातें खामोशी से सुनना और हामी भर देना, गलत बातें सुनना और खामोशी से सुनना और हामी भर देना, बहुत फायदे हैं इससे के, बहुत फायदे हैं इसके, मगर अच्छा नहीं लगता। गलत बातें आप सुनिए, देखिए अपने आसपास, देखिए अपने आप को टटोलिए, असेस योर सेल्फ ऑल्सो वेदर यू आर ऑल्सो एजुकेटेड और नॉट। तो गलत बातों को सुनना और हामी भर देना, बहुत फायदे हैं इसके, मगर अच्छा नहीं लगता। मेरी तो दुश्मनों से भी खुददारी ये रहती है, मेरी तो दुश्मनों से भी खुददारी ये रहती है कि सर जिसका भी हो, सर कदमों में अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप ध्यान करिए, आप लोग सर को कदमों से उठा सकते हैं। यू आर बॉर्न टू हेड्स ऑफ ईच एंड एवरी वन। और आप लोग अगर बाय द वे किसी की आवाज नहीं बन सकते हैं, किसी के आवाज कर रहे हैं, वैसे मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आप मेरी बांधे ना, दूर तक फायदा हो जाएगा, दूर तक। वैसे आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। मैं इससे ना बंधा हुआ महसूस करूंगा, आप ले लीजिए। मैं एक्चुअली प्रोफेसर हूँ, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं 21 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को बता चुका हूँ। अगर आवाज कम हो तो वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ मैं। अब तो साहब ने नाश्ता करा दिया मेरे को, 7:30 बजे तो लग रहा था कि मेरी बैटरी नहीं चलेगी। तो सर का धन्यवाद, सर ने आते ही साथ नाश्ता करा दिया। तो ये आपको बात समझ में आ गई मेरी, कि सर किसी का भी हो, जिसका भी हो, कदमों में अच्छा नहीं लगता। तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें। अब वो जो मैं बता रहा था कि उसके बीच में चेन है, किसी ने इन्हें पूछा कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ सिक्योरिटी की चेन कौन सी है? दिस इज द कंपटीशन। और कंपटीशन किस में होता है? मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन अगर किसी ने बनाया होगा तो ये कमजोर और मजबूत आदमी के लिए बनाया होगा। और मैं कहता हूं कि जब हमारा देश है तो कमजोर और मजबूर क्यों रहे? हम इक्वल भी तो कर सकते हैं, भिन्न भिन्न सिचुएशन भी कर सकते हैं। टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अब यहाँ जो टीम बैठी है, सर की टीम है, बार एसोसिएशन की टीम है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टीम का मतलब ही ये है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, सबके हिस्से में आता है। कोई 200 किलो का यहाँ पर अगर पत्थर डाल दे, क्या किसी की औकात है हम में से उठा सकें? मुझे लगता है कि 4 लोग भी शायद नहीं उठा पाए। अगर उसी में 50 लोग लग जाएं और कोई युक्ति लगा दें तो उठा लेंगे ना आसानी से। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग जो है उस तरीके की मुहिम रखें कि आप लोग भी टीम वर्क में काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो विन विन सिचुएशन आ जाती है। अब मैं आता हूँ इकोनॉमी पर करना क्या चाहिए।
रेशियो देखिए इस देश का। एक बार मेरे को विवेक बिंद्रा जी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि सिंह साहब मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरी टीम में आ जाइए, बोलो आप क्या लोगे। व्यापार कर रहे थे, नहीं वही बात कर रहा हूँ मैं, बाबा साहब की ही इकोनॉमिक कैडर, और ये बाबा साहब का ही कंपटीशन बता रहा हूँ। बाबा साहब ने कास्ट ऑफ एनीलिंग लिखा है तो उसका बताया है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, आप चिंता ना करें। और बाबा साहब के हिसाब से तो मुझे लगता है कुछ भी आपको बोलेंगे बाबा साहब से बाहर ही नहीं जा सकते, ये बाबा साहब की खूबसूरती। तो हम बात करते हैं कि अगर बाय द वे यहाँ की देश की व्यवस्था में अगर हम आज मुद्दा पर बात करें, चलो भाई साहब ने कहा ये संविधान में एक मान लेता हूँ कि बाबा साहब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके साथ साथ में एज फार एज माई नॉलेज गोज 256 उनके सहयोगकर्ता थे। अगर आप जाएंगे गहराई में, वो सहयोगकर्ता कहाँ से थे? वो सभी बिरादरी के थे, सब क्षेत्रों के थे, सारे नॉमिनेटेड थे, लोकतंत्र के हिसाब से थे या नहीं थे? मैं एक वाक्य बताता हूँ अपने ही परिवार का। मेरा बेटा भी IFS भी है, और मेरी मिसेज, मेरी 2 बिटिया और मेरा ड्राइवर चल रहा था। रेड लाइट पर कोई आगे पीछे नहीं था, रेड लाइट हो गई थी। उसने ड्राइवर से, मेरी मिसेज ने कहा कि यार बड़ा कुछ नहीं कुछ होता, चल कोई दिखाई थोड़ी दे रहा। मैंने कहा नहीं चलाओगे। बोले क्या बात है? मैं कि ये संविधान मेरे भारत का बाबा था और वो बाबा साहब का संविधान है, और मैं इसकी संतान हूं। जब मैं रूल नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा? तो आप लोग प्रैक्टिकल देखिए, हम ये नहीं कि भाई निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कि ये अगर हमारे बुजुर्गों की बात हम नहीं मानते, तो हमने वो बताया अभी आपको कि मेरे खुद से ताल्लुकात नहीं है और मैं अपनी बात नहीं मानता। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर, बाबा साहब ने इकोनॉमी पर क्यों जोर दिया? उन्होंने जब PhD की तो उन्होंने जो सब्जेक्ट रखा, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, उन्होंने वो भी इकोनॉमी पर रखा था। दूसरे नंबर, जब उन्होंने DSC की तो DSC में द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नाम दिया था। उसी की वजह से RBI 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई। बाबा साहब खाली इसके पीछे भी नहीं थे, उन्होंने जल संसाधन के लिए दामोदर वैली जैसे को आगे बढ़कर के आगे विस्थापित किया। उन्होंने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं कैसे इनके जो भी यहाँ के राज्य हैं इनको कैसे इसमें अपने देश में लें या इनको एक्सक्लूड करें, तो बाबा साहब ने कहा कि हमने इतने दिन मार खाई है, तो क्या हम इतना भी नहीं सीखे कि कैसे इनकी संपत्ति को लिया जाए या इनको बता दिया जाए कि ये शर्त है। तो उसके आधार पर आज बाबा साहब का जो ये महापरिनिर्वाण दिवस है, इस पर मैं यही कहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, और इकोनॉमिकल क्षेत्र में भी हम लोग सिर्फ एक जगह पीछे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ कि हमारा किसान और मजदूर का जो घर है, जो आदमी हैं, जो बच्चे हैं, वो 25-30 हज़ार की नौकरी में संतुष्ट हो जाता है, और पता नहीं कितनी जगह जाकर के मंदिर में और माता रानी पिता रानी वहाँ जाते हैं। श्रद्धा अच्छी चीज़ है, वो जाकर के कर्जा कर लेता है। लेकिन वहीं जो दूसरा वर्ग है, जो आर्थिक वर्ग है, मैं तो उसका समर्थक हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। जो लाला लोग हैं वो कहते हैं कि जी आपका बच्चा 25,000 रुपये में संतुष्ट हो जाता है, और मेरे यहाँ पर अगर कोई व्यापार कर रहा है और उसकी 10 लाख रुपए की आमदनी नहीं है, तो हम उससे कहते हैं नालायक, इससे तो तुम नौकरी कर ले, तुम मजदूरी कर रहा है। कितना बड़ा अंतर है, कहाँ 10 लाख रुपए का व्यापार महीने का और कहाँ 25,000। आप कहाँ खो रहे हैं? आप लोग उलझ रहे हैं जबरदस्ती। अरे भाई, तुम खजाने की चाबी पर क्यों नहीं, जो बाबा साहब बता के गए हैं कि आपकी राजनीतिक, आपकी शैक्षिक, आपकी धार्मिक, आपकी एजुकेशन वाली जितनी भी स्वतंत्रता है, अगर आपकी आर्थिक स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप आज़ाद नहीं हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं टाइम लेते हुए, हो सकता है कि ज़्यादा वक्त हो गया हो आप लोगों को, मैं यही कहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि 2 बातों में होगी। एक तो हम जातंकवाद से ज़्यादातर सतर्क रहें और जातंकवाद के खिलाफ हम लोग आएँ। छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे हैं अगर हम,
तो मैं 2 मिनट अगर मुझे कहें तो मैं एजुकेशन की आपको परिभाषा दे दूं। इफ यू आर द एजुकेटेड प्लीज एसेस योर सेल्फ। सर इसको नहीं वैसे मत करिए, वो बार बार हो जाएगा, खोल करके ना वो ऑफ हो जाएगा। देखिए एजुकेशन में 9 लेटर्स हैं। ई नहीं, वो जो ही होगा जो खुले ना आपकी बात तो डिसमिस कर जी जी। तो ई फॉर एटिकेट। इफ यू आर द एजुकेटेड पर्सन प्लीज यू असेस योर सेल्फ कि वेदर यू आर द एजुकेटेड पर्सन। इफ यू डोंट हैव द एटिकेट्स, आपको शिष्टाचार नहीं है, आपको बड़े छोटे से समझ नहीं है बात करने की, आपको पड़ोस में महिलाओं से किसी से आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो यू आर नॉट एजुकेटेड। आप आज एसेस करिए। डी फॉर डिसिप्लिन। देयर इज नो लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वह जीरो है कि आप किसी के सामने लगाएंगे तो आपकी संख्या बढ़ा देगी, आपकी इज्जत बढ़ा देगी। एक के सामने अगर आपने 10 जीरो लगा दी तो करोड़ों लाखों में चला जाएगा। और वही डिसिप्लिन अगर किसी दिन मल्टीप्लाई हो गया तो सबको पता है कि संत महात्मा कहाँ पड़े जेल में। 5-5 करोड़ लोग फॉलोवर थे, लेकिन इसी डिसिप्लिन की वजह से वो जेल में है। तो डिसिप्लिन से होशियार रहिए। संत कबीर ने एक दोहा कहा था, अगर यहाँ के ऋषि मुनि और महात्मा पढ़े लिखे लोग समझ लें तो मैं वो एक दोहा बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जहाँ काम वहाँ नाम ना, और जहाँ नाम ना काम। जहाँ नाम वहाँ काम ना, और जहाँ काम ना नाम। और रवि रजनी दो रह सके ना, दोनों एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही करप्शन, किसी तरह की मानसिकता चरित्रहीनता की, और आपका नाम ऊपर नहीं जा सकता। तो इनसे तो हमारे अनपढ़ जो संत महात्मा जिनको कहते थे वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसलिए सतर्क रहिए कि आप लोग कहाँ पर हैं। तो एजुकेशन में डी फॉर डिसिप्लिन हुआ, यू फॉर यूनिट ब्रदरहुड। क्या आपके अंदर भाईचारा है? अगर भाईचारा हो जाएगा जिस दिन, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके घर में संपन्नता आएगी, टीम वर्क होगा, पड़ोसी पड़ोसी को देगा, अरे चलो भाई वहां कुछ मिल रहा है, आप भी आओ, मैं भी आऊं, ये भी आए, उसका क्या जा रहा है, सबको मिलेगा। तो इस तरीके से जब सहयोग करेंगे, हमारा आज से 100 साल पहले का अगर हम देखें तो गांव में किसी की एक बच्चे की शादी हो रही है, पूरा गांव उस गांव की इज्जत के खातिर कोई चारपाई लाता था, कोई बिस्तर लाता था, कोई हुक्का भरता था। ये करते थे नहीं करते थे? उसमें कई बार जात बरादर भी नहीं देखा जाता था। लेकिन आज हमारा हो सकता है कि दायरा कम हो गया। तो यूनि ब्रदरहुड देख लीजिए। इफ यू आर रियली एजुकेटेड यू मस्ट फॉलो द यूनि ब्रदरहुड। फिर आता सी फॉर क्रिएटिविटी। इफ यू कैन नॉट क्रिएट, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, तो फिर आपको उतना ही हिस्से में आएगा जितना किसी मक्खी मारने के वाले में हिस्सा आएगा। आप क्रिएट करिए, आप रिसर्च करिए, आप समाज की रिसर्च करिए, आप राजनीति में तो वहाँ अच्छे रास्ते निकालिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कुछ तो करिए। कोई ज़रूरत पड़े तो हमसे बताइए, हम लोग टूल दे के जाएंगे। मैं 2 मिनट के अंदर आपको टूल दूंगा और ये भी बता के जाऊंगा कि अगर इसमें कोई फेल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो उसके बाद आता है ए फॉर अवेयरनेस ऑफ योर अराउंड। जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में अराउंड नहीं हम समझते नहीं है, हमारे रिश्तेदार का क्या चल रहा है, परिवार का क्या चल रहा है। कम से कम इतना जानकारी तो रखो कि जो वेल कनेक्टेड हैं, जो वेल विशर हैं, उनके बारे में अवेयरनेस रखिए आप लोग। अगर अवेयर नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है। उसके बाद आता है टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग ओनली माई आइडियाज। जो मैंने मेरे अंदर है वो मैं आप लोगों को विचार ही तो दे रहा हूँ। तो अगर एजुकेटेड हैं आप तो एक दूसरे से विचारों को आदान प्रदान करिए। उसके बाद आता आई मीन्स इंटीग्रिटी। जो कुछ करना हो उसे आत्मीयता से कीजिए, सत्यता से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, पर्दा रख के मत करिए। पर्दा करोगे तुम्हारे दिमाग में पर्दे हो जाएंगे, बाहर का पर्दा तो चल जाएगा। जिस दिन डिवाइडेशन हुआ वो दिमाग का डिवाइडेशन होगा। और एन फॉर नोबल। अगर ये 8 शब्द आपके पास हैं तो रियली में आप एजुकेटेड हैं। अब मैं 1 मिनट और लूँगा, आपको मैं सक्सेस के टूल बता के जाऊँगा जिससे मैं अपने राह में गारंटीड से मुझे लगा कि मैं सफल हुआ। देखिए आप 4D=C मेरे एक लेख छपा है, काफ़ी लेखों में से TNG ने छापा था, टुडे नेटवर्क वालों ने। तो 4D = C, मतलब C मतलब टोटल कैरेक्टर है आपका। इसमें देखिएगा D फॉर डिजायर। अगर आपके अंदर अच्छी से इच्छा शक्ति नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पाएंगे, दावे की बात है। तो बर्निंग डिजायर रखिए। अगर आपका एडवोकेसी का प्रोफेशन है उसमें बर्निंग डिजायर रखिए कि मेरा नाम खराब ना हो, मेरी जितनी फीस है वाजिब मैं अपनी फीस लूँ, कहीं शोषण में ना फंसूँ।
तो डिज़ायर अच्छी रखिए। डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपके लिए संविधान है, और भी कोई आपस में एक दूसरे की संगोष्ठी हो सकती है। तो ये डिज़ायर जो है, अब इसका वो कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, बस इसका क्लेश खत्म हो। तो डी फॉर डिज़ायर, डी फॉर डायरेक्शन, और डी फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में बता ही चुका हूँ आपको, और डी फॉर डेडिकेशन। दोस्तों ये 4 डी पकड़ लीजिए। कोई सा क्षेत्र हो, आप घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, आप ऑफिस में हो, आपका झंझट हो ही नहीं सकता। आप अच्छी से इच्छा शक्ति रखिए, डायरेक्शन क्लियर रखिए। ट्रिपल सी को छोड़ो, ट्रिपल सी में आ जाइए। ट्रिपल सी में मतलब छोड़ो का मतलब ये नहीं करूँगा प्रोफेशन की तरफ से छोड़ देना, हो सके तो उसको अवॉइड करना, बिल्कुल जो कतई ना बीता तब लाना। सी, ट्रिपल सी कौन कौन से हैं? कंप्लेंट, जल्दी से एकदम से मत भग जाइए, एकदम से कंप्लेंट कर दो। क्लाइंट को कहते कंप्लेंट कर, अरे भाई समझाने की कोशिश करो। दूसरा नंबर क्रिटिसिज्म, बहुत जल्दी से हम बुराई पर उतर आते हैं। 4 दोस्त बैठे हैं, एक उतर के गया, अरे भैया ये ऐसा ही है, ये ना सुधरेगा। एक और चला गया तो फिर दोनों के बारे में। तो वी शुड बी लॉयल विद देम हु आर नॉट प्रेजेंट देयर। हम लोगों को उनके प्रति भी वफादार होना चाहिए कि हु आर नॉट प्रेजेंट दैट टाइम इन द मीटिंग। एम आई करेक्ट और नॉट? ये करना पड़ेगा हमें अपने साथियों के, अदरवाइज उसे पता तो लग ही जाएगा कि किस किस ने क्या कहा था। उसके बाद में एक सी है कमेंट्स। कमेंट्स की भी कोशिश करिए कि कम से कम कमेंट्स करना पड़े। एक कमेंट्स की वजह से ही नागासाकी का बम पड़ा, कमेंट्स की वजह से ही महाभारत हुआ, कमेंट्स की वजह से हमारे घर में रोज महाभारत होते नहीं होते? मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। तो कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट, इनको बिल्कुल मजबूरी में, लास्ट में जब बिल्कुल ऐसा लगे ना कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो जरूर करिए। और इन ट्रिपल सी की जगह ट्रिपल सी और ले लीजिए। ये टूल्स बता रहा हूं आपको मैं, ये फेल नहीं होने वाले। सी है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ले आइए, इतना धैर्य रख लीजिए कि दुनिया अलट पलट हो जाए, लेकिन आपका स्वयं का विश्वास अगर ये कहता है कि यू विल विन, तो डेफिनेटली यू विल। आप अगर किसी में जीतेंगे तो जीतेंगे। उसके बाद में आपका सी नंबर सेकंड, क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि सफल होगा। शूमाकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रेस की कार चलाता है, लेकिन अगर कोहरा आ गया तो क्या 40 भी चला पाएगा? हमारे कोहरा आया पड़ा है दिमाग में, क्योंकि आई एम द एनएलपिस्ट, आई एम द एनएलपी कोच। मैं देखता हूं कि कितना हम 76% पीपल्स आर टेकिंग डिसीजंस विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कह दिया। हम पूछ रहे हैं दूसरे से, अरे भैया ये मैं हूं, मेरा वाहन है, मैं बेटर समझता हूं, तो मैं क्यों पूछूंगा किसी और से? तो यार डिसीजन मेकिंग पावर विल बी परफेक्ट व्हेन यू आर द क्लियर फ्रॉम योर विजन एंड योर एम। इफ यू कैन नॉट टेक द डिसीजन, यू आर गेटिंग द डायरेक्शन और डिसीजन। अच्छा इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं है, वैसे काले कोट वाले सारे समझ पड़ेंगे, क्योंकि हम थोड़ा हिंदी में बहुत ही, हमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर फिर भी बोल सकते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो साहब ऐसा है जी सर, ऐसा है कि मुझे लगता है कि सी फॉर जो मैंने कमेंट्स वो सॉरी क्लैरिटी बोल, तीसरा सी है और इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। कोई माली 100 घड़े पानी लगाता है तभी तो जाकर के उसमें फल होगा, या ऐसा है कि मैं 4 दिन में 100 घड़े पानी लगा के और कहूँ यार फल नहीं आया, अमरूद का क्या चक्कर है, कहाँ है भाई? धीरे धीरे ऊपर से नीचे से निकलेगा। तो मैंने आपको ये टूल्स दिए। एक लास्ट मेरा टूल मान लेना, अगर आपको सुखी रहना है, और दावे की बात है, ट्रिपल पी के सिद्धांत पर सुपर लीडर बनते हैं। ट्रिपल पी क्या है? प्लेस, पर्सन और पीरियड। प्लेस, पर्सन, पीरियड के हिसाब से बात करिए। आप आज यहाँ पर एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, जज साहब हैं, मैं इसलिए यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे आप गांव देहात में लेके चले जाएं, मेरा इनमें से एक भी शब्द नहीं आएगा, मैं उनके हिसाब से बात करूँगा। आपने मुझे समय दिया, मैं पुनः आप सबको आज जो बाबा साहब का श्रद्धांजलि दिवस है उस पर मैं आप सबका अभिवादन करते हुए पुनः दोबारा से मैं बाबा साहब के चरणों में सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं सच्ची श्रद्धांजलि इसमें समझूंगा कि मैंने अगर आपको कुछ बताया है तो अगर गलती हो तो वो मेरी गलती है, मेरे गुरुओं की गलती नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है। और अगर मैंने अच्छा बोला है तो मेरे गुरुओं के और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का है। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें बताई।
बाबा साहब के बारे में चलिए साहब, थैंक यू।